नमस्ते बच्चों। जैसे कि मैंने अपने पार्ट नंबर 9 जिसका नाम था रथ चक्र, तो जैसे कि मैंने बताया था कि समय हरदम मनुष्य का एक जैसा नहीं रहता है, वो हरदम चेंज होता ही जाता है। आज ऐसा है तो कल कुछ और ही हमारे जीवन में होता रहा। आज अगर हम दुख में हैं तो कल शायद से हमारे जीवन में बहुत ही खुशी आ जाती है। तो यहाँ पे भी जैसे कि लेखक जब बहुत ही छोटे थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उनको पता ही नहीं रहता कि उनके पिताजी ने क्या क्या उनके जीवन में क्या दुकान थी या फिर कितना उधार लिया था या फिर उनका जीवन चक्र कैसा था। तो आज हम पाठ के अगले भाग की तरफ चलेंगे, जैसे कि पेज नंबर 67 के अंदर। वहाँ पे जैसे कि मैं 3rd पैराग्राफ की तरफ चलती हूँ। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगे दिखा दिए थे। तो मेरे पिताजी, जब लेखक बोले कि मेरे पिताजी ने जिनको उधार पैसा दिया था उन सब ने बोला कि मैंने वापस आपके पिताजी को पैसा लौटा दिया था। तो सब लोग ऐसा बोल करके पीछे चले गए, कोई हमको पैसा देने के लिए रेडी नहीं था। तो जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, ये हमारा कर्तव्य होता है कि हमें किसी डायरी में हमें इसको लिख करके देना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में कभी ऐसी नौबत भी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा। तो हमारे यहाँ जैसे बोले कि लेखक बोल रहा है कि जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो हमारे सगे संबंधियों ने सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, कोई हमारे साथ में नहीं रहा, सभी लोग हमसे दूर चले गए। पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा लाभ उठा लिया था। तो मेरे पिताजी ने ना जाने कितने लोगों को पैसा दिया था, तो सब लोगों ने क्या किया, पूरा लाभ उठा लिया। देखिए आकस्मिक मृत्यु, तो देखिए अकाल मृत्यु मतलब असमय हुई मृत्यु। आकस्मिक मतलब बीमार हो जाते हैं और अचानक कोमा में चले जाते हैं, आफ्टर 2 डेज उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आकस्मिक हो जाता है, हमें पता है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनकी मृत्यु होने वाली है और अचानक हमारे साथ में ऐसी घटना हो जाती है। तो कुछ दिनों पहले मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था, और कुछ ही दिनों में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और उसका जो दुख है आज तक हमारे मन में, मेरे मन में ऐसा ही रहा। तो ऐसा हमें अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। तो मौत का पूरा लाभ उठा लिया था। तो सगे संबंधियों ने और जिनको मेरे पिताजी ने उधार के रूप में पैसा दिया था, सभी लोगों ने पूरा लाभ उठा लिया, मतलब किसी ने हमें वापस पैसा नहीं दिया। दोबारा अपनी रकमें वसूल करने से भी वे चूके ना थे, उल्टा वो हमसे कहने लगे कि हम लोगों ने इतना पैसा आपके पिताजी को दिया था। तो देखिए हमने जितना दिया तो वो तो गया, उसके ऊपर वो हमसे क्या बोलने लगे कि हमने तो आपके पिताजी को चुका दिया था, उसके ऊपर आपके पिताजी ने हमसे इतना कर्जा लिया था, इतना पैसा कर्ज के रूप में लिया था, तो वो कौन लौटाएगा। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। तो एक दिन क्या किया, पिताजी ने अपने बड़े बेटे को बड़े भैया मीन्स बड़े बेटे को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। तो पता नहीं बाबा ने ऐसी कौन सी बात कह दी बड़े भैया को कि सारा दिन बड़ा भैया बहुत ही, उनका चेहरा बहुत ही उदास हो गया था, बहुत ही दुखी हो गया था। तो वो सोचने लगे ऐसा क्या कह दिया बाबा ने कि उनका चेहरा बहुत ही उदास पड़ा हुआ था। शाम को जब खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, तो मुझे लगता है कि हमारे जो लेखक का खेत होता है, फार्म था जहाँ पे खेतों में उगाई की जाती है, तो हमारे जो लेखक अपने भाई के साथ में खेत में काम करके शाम को लौटते हुए आ रहे थे। तो भैया अपने छोटे भाई से बोले जीतू, तो यहाँ पे सी है, तो एक भाई का नाम क्या है, जीतू। I told you here 2 brothers is there, that I told only like that only।
तो यहाँ पे छोटे भाई का नाम क्या है? जीतू। तो आई रोट हियर क्या है? छोटे भाई का नाम क्या है? जीतू। स्टिल दे हैव नॉट गिवन द, बड़े भाई का नाम अभी तक नहीं आया। रिमेंबर चिल्ड्रन, छोटे भाई का नाम क्या है? जीतू। तो देखो, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा। तो देखिए, अब घर की सारी जिम्मेदारी इन दो छोटे छोटे बच्चों पर आ गई थी। शायद से माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो दादाजी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से बहुत ही दुख भरे स्वर में कहा कि मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो बड़ा भाई, छोटे भाई का नाम जीतू था, तो उससे कहने लगा, अगर मैं अल्मोड़ा पढ़ने जाऊंगा तो क्या तू घर की देखभाल करेगा? क्या तू माँ की रक्षा करेगा? तेरी रक्षा कर पाएगा? करके वो प्रश्न पूछने लगा। मेरी समझ में बात आई नहीं। तो ये जो जीतू है ये बोल रहा है कि मेरी समझ में बात नहीं आई। भैया पढ़ने जाए ये ठीक है भैया, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम बाहर जाते हो तो पर ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे है? तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि दोनों भाई बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो छोटा भाई बोलने लगा, भैया मुझे क्या देखना है घर के अंदर और कैसे देखूंगा मैं? तो बड़ा भाई मैच्योरिटी पे है, उसको पता है कि क्या देखना है। माँ की देखभाल करना है, घर में कमा के लेके आना है, घर में माँ को अच्छे से देखना है, उसको आराम नहीं है तो डॉक्टर के पास दिखाना है, घर की हर जवाबदारी को से उठाना है। तो बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है, तो छोटा भाई बोलता है कि ठीक है भैया, आप पढ़ना चाहते हो तो जाओ, पर बताओ मुझे क्या घर में क्या देखना है और मैं कैसे घर को चलाऊं, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो आपको पता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसी कोई भी बात का अंदाज़ा, वो समझ भी नहीं सकते कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई से क्या कह रहा है। तो सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है, देखना बाबा बूढ़े हो गए। तो बोलता है कि देख, तू अपने बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है, तू सारा दिन इधर से उधर अपने मित्रों के साथ घूमता रहता है, देखना अब तो दादाजी की उम्र हो गई है, इतना बड़ा कारोबार और इतना बड़ा बिजनेस है, कारोबार मीन्स इतना बड़ा बिजनेस है, तो उस बिजनेस को कौन संभालेगा? तो देखिए, दुकान में उनसे अधिक काम हो नहीं पाता। अब दादाजी मतलब बहुत एज हो चुकी होगी तो उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था। तो वो बड़ा भाई बोलता है कि दादाजी की उम्र हो गई है और उनसे अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं तो अकाउंटेंट रखते हैं, लेकिन वे भी लूट खसेट में कसर नहीं छोड़ते। जो अकाउंटेंट है वो रॉन्ग अकाउंट लिखता है और रॉन्ग अकाउंट दिखाकर अपने हमारा जो पैसा है उसको वो लूट रहे हैं। तो स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना। तो मैं जब अल्मोड़ा पढ़ने जाऊं तो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर मत घूम, तो सीधा घर आ, स्कूल पढ़ने के बाद में सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, मित्रों के साथ में इधर उधर मत घूमना, तो क्या करना, किसी काम में मदद कर देना, तो दुकान में जाकर बैठ जाना और बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। इससे जो दादाजी को बड़ा ही सहारा, बहुत बड़ी हेल्प होगी। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई पर सारी जवाबदारी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो उसको बहुत ही दुख था अपने मन में, पर करे तो क्या करे, अब कोई भी बात नहीं बचा था। वो कैसे भी चाह करके अपने घर बार को संभालना चाहता था, पर उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। वह उस आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ पे उस जगह में, उस स्थान पर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो अल्मोड़ा जा रहा था। बड़े भैया का स्वर भीग आया था, तो बड़े दुख के साथ में बहुत ही रोते हुए वह बोला, वह उसी बहाव में आगे बोले। तो रोते रोते हुए वे बोले,
ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सकें। तो बोलते हैं कि माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, माँ तो अनपढ़ है, और हमारे सगे संबंधियों ने, सब लोगों ने हमारा हाथ छोड़ दिया, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सके। तो अब हम क्या करें, किसकी हम सहायता लें। तो रोते हुए स्वर में बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। तो बड़ा भाई छोटे से भाई बोलता है कि हमारे जो पिताजी थे हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। तो दादाजी बोलते हैं कि मैं आगे पढ़ाऊं, तुम सबसे बड़ा हो तो तू जा कर के आगे पढ़। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। तो दादाजी बोलते कि तुम बाहर जा कर के पढ़ के आओ, और जैसे कि तुम्हारे पिताजी सारे कारोबार को संभालते थे उसी तरह तुम्हें सारे कारोबार को संभालना है। कारोबार मीन्स बिजनेस। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। तो हमें किसी भी तरह दादाजी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि वो भी अपने बेटे को खो चुके हैं। मैं खूब परिश्रम करूँगा। तो बड़े भाई छोटे भाई से बोल रहा है कि मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूँगा, परिश्रम करूँगा, तो भी पढ़ने में मेहनत कर। जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ तो हम छोटा भाई और दोनों बड़ा भाई मिलकर बहुत ही मेहनत करेंगे। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। तो स्कूल जा कर के आने के बाद में जो भी तुम्हारे पास में समय होगा उस समय तू घर का काम देख कि माँ की मदद कर और दादा की मदद कर। छुट्टियाँ मिलते ही मैं घर आ जाया करूँगा, और जैसे ही मुझे अपने छात्रावास में हॉस्टल में जब छुट्टियाँ पड़ जाएगी तब मैं क्या करूँगा, गांव की तरफ आ जाऊँगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। तो बड़े भाई ने क्या बोला, सारी जवाबदारी को किसके हाथ में सौंप दिया, छोटे भाई के हाथ में सौंप दिया, और बोला कि दादाजी को दुख मत देना, और स्कूल जाने के बाद में जो भी शाम को तुम्हारे पास में जो समय मिले उस समय में तुम माँ की सहायता करना और बाबा की सहायता करना, इससे उनको भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। और आखिरकार एक दिन जीवन में आ ही गया, बड़ा भाई पढ़ने के लिए बाहर चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। तो ये बहुत ही पुराने समय का कहानी है। तब क्या होता था, बस व्हीकल्स कुछ भी नहीं था। तो ये जो हमारे जो लेखक है, जो बड़ा भाई पढ़ने के लिए जब बाहर जा रहा था तो इनका छोटे भाई ने इनका जिसका नाम जीतू था उसने क्या किया, बड़े भाई के सामान को घोड़े पर रख दिया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। देखिए दादाजी को अपने पोते पर कितना प्यार था। इतनी उम्र हो गई फिर भी अपने पोते को दूर देश भेजने के लिए वो लाठी को पटकते टटकते हुए पुल पार तक, उस ब्रिज तक पोते को पहुंचाने के लिए अपनी लाठी को लटकते हुए वहाँ तक पहुँच गए। देखिए पहुँचने के बाद बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। तो मैं थोड़ी दूर तक लगेज के पास में खड़ा रहा और दादाजी बड़े भाई से बहुत सारे क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे। तो बड़े भैया उम्र में कितने साल बड़े थे? सिर्फ 3 इयर्स बड़े थे। लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। तो ऐसा छोटा भाई बोल रहा है कि जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो जीवन सब कुछ सबको पाठ सिखा देता है, कि ऐसा सोच पाना कि जीवन में पिता नहीं, ऐसा सोच पाना बहुत ही कठिन पड़ जाता है। तो ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा पाठ जीवन ने उनको सिखा दिया कि अब उस पाठ को सहन पाना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो देखिए फिर काम में डूब गए थे बाबा। तो भाई अल्मोड़ा के लिए पढ़ने के लिए चले गया और धीरे धीरे बाबा भी काम में जुट गए। ना दिन देखते ना रात। तो छोटा भाई जीतू तो बहुत छोटा सा है, तो उसे काम का कोई भी फिक्र नहीं था।
उसको ज़्यादा उसके बारे में पता भी नहीं था। तो बाबा ना दिन देखते थे ना रात, मतलब इतना कठिन परिश्रम वो करते थे, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। तो कारोबार बिज़नेस के अंदर कोई भी कमी नहीं, जो सामान चाहिए था उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए वो हर सामान को ले आकर के बिज़नेस को अच्छे से वो चलाने लगे। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। सी द टाइम हियर, जब पिताजी थे तो सारा बिज़नेस कौन संभालते थे? पिताजी संभालते थे, और बहुत सारे लोग कर्ज हम लोगों से मांगते थे। जब पिता की मृत्यु हो गई तो सभी लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। लोगों ने ही नहीं, सगे संबंधियों ने भी हमारे हाथ को, हमारे जो रिलेशन में जो लोग होते हैं उन लोगों ने भी हमारे हाथ को छोड़ दिया था। तो अब बिज़नेस अच्छा हो गया है तो सारे लोग फिर से आ गए। जो हमसे पैसा लिए थे वो लोग भी आ गए, और हमारे जो सगे संबंधी थे वो भी पहली तरह फिर से वो लोग आने लगे। बहू बेटियों जो भी घर आती बाबा उसी तरह लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। तो जो भी हमारे घर में बहू बेटियां आती थी तो पिताजी कैसे हमारे घर की देखभाल करते थे, बहू बेटियों की देखभाल करते थे, इसी तरह आज बाबूजी जो दादाजी भी इसी तरह लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल को चंदे में अब भी उतनी ही रकम दान में दी जाती थी। तो हमारा जो लेखक जो बड़ा भाई बोलता था, जब मेरे पापा थे तो जितना पैसा अस्पताल को और पाठशाला को दान के रूप में दिया जाता था, आज उतना ही पैसा आज भी जब मेरे दादाजी चला रहे हैं तब भी उतना ही पैसा दान में दिया जा रहा है जितने पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झलक आए। तो इसी बिज़नेस के संभालने में 1 बरस 12 महीने चले गए, और जो भैया जो अल्मोड़ा में पढ़ने गया था अब उसके परीक्षा का परिणाम मीन्स रिज़ल्ट आया तो बाबा जो दादा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झलक आए। तो बाबा के बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रथम स्थान पाया था उनका जो पोता जो ग्रैंड सन था, उन्होंने एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक पाया था। उन्होंने वजीफ़ा भी मिलने लगा था। तो यहाँ पे देखिए जो वजीफ़ा दिया गया है वहाँ पे जो मीनिंग देखेंगे, वजीफ़ा मीन्स उन्हें काम में उन्नति भी उनको मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते मतलब बार बार अपने पोते के बारे में बखान, आई रोट हियर, बखान मीन्स प्रशंसा भरा वर्णन। तो अपने पोते के बारे में सभी जगह वो कहने लगे। बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। तो दादाजी सभी लोगों से कहने लगा कि मेरा पोता है बहुत ही परिश्रमी है, वो सेम अपने पिताजी की तरह ही है। तो अब वो देखिए सेम बहुत ही परिश्रमी और मेहनती लड़का था। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो जो चिन्नू और जीतू और बड़े भैया दोनों भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं स्कूल जाता, तो यहाँ पे जीतू बोलने लगा कि अब मैं कहाँ जाता था, मैं स्कूल को जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता था। देखिए एक छोटा सा लड़का स्कूल घर जाकर के वापस आने के बाद में घर का, दुकान का और खेतों का काम भी देखता था। तो इन तीनों का काम वो छोटा सा जीतू नाम का लड़का देखता था। खाली समय में पढ़ता, तो स्कूल कंप्लीट होने के बाद में सारा काम करने के बाद उसको बेचारे को टाइम कब मिलता था, शायद से रात को ही मिलता था। तो ये लड़का जा कर के रात को पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। तो सीढ़ी मतलब क्लास वाइज वो पास होता है, दर बदर क्लास वाइज, सीढ़ी मीन्स क्लास वाइज वो पार करता गया।
कभी एक भी पैसा व्यर्थ में खर्च करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा था। तो मैं कभी अपनी जब हम मेरे पिताजी थे तो हमको बहुत सारा पैसा देते थे, तो हम बहुत सारा पैसा खर्च करते थे, पर अब मेरे पास में कोई भी पैसा नहीं था, तो मैं एक पैसा भी कभी भी खर्च नहीं करता था। मैंने दोनों होनहार निकल गए। तो दादाजी बोलने लगे कि मेरे दोनों पोते कौन, होनहार मीन्स बहुत ही अच्छे मेहनती परिश्रमी लड़के निकले, तो मेरी ज़िंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट बोल सकते हैं कि दादाजी के मरण के समय जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है एक पिता के लिए कि पिता की मृत्यु का समय हो जाता है, उसी समय अगर उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो एक माता पिता के लिए बहुत ही एक पनिशमेंट का समय आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बोलता है कि तब उनके सामने सवाल क्या होता है कि वो कैसे भी करके अपने पोतों की देखभाल करेंगे। तो ये उनके जीवन की बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है, क्योंकि उनकी छोड़े हुए उनके बेटे की अमानत इन दोनों को पढ़ाना ही उनका बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। बाबा जी जब तब दुहराते रहते, तो बार बार अपने बेटे को याद करते रहते थे कि उनका बेटा कितना मेहनती और कितना परिश्रमी और ईमानदार था। आस पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारे घरों के आसपास में लोग ने क्या कर दिए, गार्डन में पेड़ लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुलवा दिए थे। तो ये जो हमारे दादाजी ने इन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी बड़े बड़े गड्ढे को मतलब बड़े बड़े होल बनवा दिए थे ताकि उनमें जाकर के प्लांट को हम रख सकें। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लगाने को कहते। तो दादाजी सभी लोगों को बोलते थे कि तुम अच्छे किस्म के पेड़ों को लगाओ ताकि वो पेड़ जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और मीठे मीठे फल दे सकें। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य जो पेड़ लगाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है पर पेड़ वहीं का वहीं रह जाता है कि नहीं। तो दादाजी हरदम बोलते थे कि अच्छे किस्म की पेड़ को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दुकान की छत की मरम्मत करवा। तो दादाजी ने देखा कि दुकान की जो छत है उसके अंदर से पानी अंदर आ रहा था, तो दादाजी ने दुकान की छत का मरम्मत मतलब बाहर से फिर से उसको ठीक करवाया। पुताई करवाई, पुताई मीन्स पेंट करवाया गया। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया गया था। तो दादाजी के घरों में शायद से गाय भैंस बकरी हुआ करती थी, तो उनके लिए बड़े बड़े वरांडे में बड़े बड़े घर बनाए गए थे। तो गौशाला बनाना, जहाँ से दोनों साइड में शेड होता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, गाय को रखा जाता था। तो बहुत बड़ी गौशाला बनवाया गया, बड़ा बड़ा आंगन बनवा दिया गया था ताकि गाय को अच्छे से वहाँ पे रख दिया था। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, तो भाई ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और वजीफ़ा किया। उसके बाद वह फ़ौज में भर्ती हो गए, वहाँ पदोन्नति करते उच्च पद पर पहुँचे। इधर जीतू भी स्कूल जाता, घर दुकान और खेतों का भी काम देखता। जीतू पूरी कोशिश करता कि उनका सपना साकार कर सके। उनके पिताजी चाहते थे कि वो बड़े होकर के अपने पिता का सपना साकार करें। भाई ने वही किसी अफसर की लड़की से शादी कर ली। तो धीरे धीरे वो फ़ौज में भर्ती हो गए और वहाँ पे फ़ौज में अच्छी नौकरी करने के बाद में उनकी अच्छी पेमेंट भी तय हो गई। तो आपने इतना सब कुछ सुना, इस पूरे पेज नंबर 68 के अंदर आपको सिर्फ एक भाई का नाम ही मिला, सिर्फ जीतू। देखिए जब पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है तो दोनों भाई बहुत ही छोटे होते हैं और दोनों भाइयों, देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, दोनों भाइयों में केवल 3 साल का फर्क होता है। कितने साल का? 3 साल का फर्क।
तो 3 साल का फ़र्क होता है। और ये जो जीतू है वो छोटा भाई है, वो माँ के साथ में, बाबा के साथ में रहता है। और बड़ा भाई पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, दूसरे जगह पर पढ़ने के लिए जाता है। जब पिता की जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो सारा कारोबार का जो भार होता है वो बाबा पर आ जाता है। और बाबा क्या करते हैं, सारे कारोबार को संभालते हैं। जब पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है तो सारे संगे संबंधी उनके हाथ को छोड़ देते हैं। पर ये जो हमारे जो लोग होते हैं, मतलब उन्होंने हमारा हाथ को नहीं बसारा। तो जैसे कि हम पेज नंबर, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि वो जो लड़का है वो अल्मोड़ा पढ़ने के लिए जाता है। तो वहाँ पे देखिए आकस्मिक मौत, या फिर जैसे कि इसका एक और वर्ड हम देख सकते हैं चल बसना, जैसे मुहावरे में दिया गया है। तो ये रहा पर मुहावरे। तो ये जो मुहावरा है इसका है चल बसना। चल बसना, चल बसना मीन्स मर जाना या फिर मृत्यु होना। राइट डाउन हियर, मृत्यु होना। तो चल बसना, उनका स्वर्गवास हो गया है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। तो चल बसना मीन्स यहाँ पे क्या होता है, मृत्यु होना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और वर्ड हम ले सकते हैं वीर गति को प्राप्त होना मीन्स युद्ध में लड़ते लड़ते हम मारे जाना। तो सैनिकों के लिए हम कह सकते हैं कि वीर गति को प्राप्त होना। एक आम आदमी के लिए हम क्या बोलते हैं, चल बसना या फिर स्वर्गवास हो जाना। तो इस तरह जब आकस्मिक उनके मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है, जो सारा भार होता है वो दोनों बच्चों पर आ जाता है और बाबा धीरे धीरे सारे कारोबार को संभालने लगते हैं। जो लोगों ने उनके हाथ को छोड़ दिया है, जैसे ही वो कारोबार अच्छा हो जाता है सारे लोग फिर से आ जाते हैं। पर कोई नहीं बताता कि उन्होंने कितना पैसा उनसे उधार लिया था और उधार चुकाया कि नहीं। कोई भी बोलता है कि हमने उधार चुका दिया है, पर फिर से आपके बाबा ने मुझसे इतना सारा पैसा लिया था। घर में वही रौनक थी, जैसे पिताजी ने जैसी रौनक बनाई थी वैसी रौनक फिर से छा गई। और ये जीतू पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के बाद में क्या करता था कि पढ़ाई के बाद जीतू नामक लड़का अपने घर की देखभाल करता था, अपनी दुकान की देखरेख करता था और अपने खेतों में काम करता था। ये जितना छोटा है उसके काम भी उतने ही बड़े थे। और एक दिन जब उसका भाई अल्मोड़ा में पढ़ने गया था, जैसे कि यहाँ पे अल्मोड़ा नाम दिया गया है, तो बड़ा भाई कहाँ पढ़ने गया था, तो ये है बड़ा भाई। तो ये कहाँ पढ़ने गया था, अल्मोड़ा। तो ये अल्मोड़ा में पढ़ने गया था। तो अल्मोड़ा में पढ़ने के बाद में क्या होता है कि एक बार पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल चले गया। तो अल्मोड़ में पढ़ते पढ़ते 1 साल चले गया। सो 1 साल मीन्स 12 मंथ्स, 1 साल चला गया है कि नहीं। तो आखिरकार एक दिन रिज़ल्ट का समय आ गया है और जैसे ही रिज़ल्ट का समय आता है तो वो पूरे अपनी कक्षा में उसे प्रथम स्थान मिलता है। तो प्रथम स्थान मिलता है तो बाबा की आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मेरा पोता है सेम मेरे बेटे की तरह है। मेरा बेटा भी बहुत मेहनती और बहुत ही उदार दाएं हृदय वाला इंसान था। तो देखिए एक बाबा कैसे अपने बेटे की तुलना अपने पोते से करते हैं। तो हर ग्रैंड जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि जैसा उनका बेटा हो उनके पोते भी वैसे ही बने। तो ये तो सही बात ही कह सकते हैं कि हर इंसान वैसा ही चाहता है कि वो अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करे। तो जैसे कि मैंने अपने पाठ के पेज नंबर को जैसे कि 68 में देख लिया कि वो किस तरह अपने कारोबार को पूरा दौड़ाते हैं। और उसके बाद में बड़े भाई का क्या होता है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। तो बच्चों आज का होमवर्क आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन 3 मुहावरे, सो आई राइट द होमवर्क हियर। तो देखिए यहाँ पे जो आज का होमवर्क पार्ट है
तो यहाँ पे जो मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर ओनली 3 मुहावरे हैं। तो आपको मुहावरा लिखना है, उसके अर्थ को लिखना है और वाक्य में उसको प्रयोग करना है। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपको जो आज का लेसन है बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।